गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पी एस कुशवाहा, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ, आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर प्रोडक्शन मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 2 इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल के आज लेक्चर 11 में हम लोग पहुंच चुके हैं। लेक्चर 10 में आप लोग कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल, एक्स चार्ट और आर चार्ट पढ़ चुके हैं और आज हम इस लेक्चर नंबर 11 में पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट। हम लोग पहले समझते हैं कि एट्रीब्यूट होता क्या है। सपोज करिए आपने एक 10 पीस का एक सैंपल लिया और सैंपल में आपने देखा कि 10 पीस के सैंपल में 2 पीस रिजेक्ट हो गए। आपने एक शिफ्ट के बाद फिर एक 10 पीस का सैंपल लिया, उसमें मालूम पड़ा कि 3 पीस रिजेक्ट हो गए। रिजेक्शन किसी बेसिस पे हो सकता है, गो नो गो गेजेस के बेसिस पे हो सकता है, मेजरमेंट के बेसिस पे हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर सैंपल में हर बार में कितने पीस रिजेक्ट हो रहे हैं, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एट्रीब्यूट। यहां हम साइज मेजरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं कि साहब 20 प्लस माइनस 0.1 मिलीमीटर में कितना साइज आया, बल्कि हम इस बात को देख रहे हैं कि कितने पीसेस आउट ऑफ टॉलरेंस आए, कितने पीस एक्सेप्ट हुए, कितने पीस रिजेक्ट हुए। इसके बेसिस पे अगर हमको कंट्रोल चार्ट जनरेट करना है, सो दिस इज अ पी टाइप ऑफ ए कंट्रोल चार्ट जो हम बनाते हैं। जहां तक बात आती है सी चार्ट की, तो ये भी एक एट्रीब्यूट टाइप का है। सपोज करिए इंजन असेंबली का काम चल रहा है, एक जगह पे इंजन की असेंबली होके कंप्लीटली वो इंजन व्हीकल के लिए जाता है, लेकिन जब इंजन कंप्लीट हो जाता है तो अब हमें देखना है कि इंजन सब कंप्लीट हो गया, तो इस इंजन में एक इंजन में उसकी चेकलिस्ट होगी। चेकलिस्ट में इंजन में कितनी खराबियां हैं, कौन सी कहां पे दिक्कत है, कौन सा नट लूज है, इंजन ऑयल का लेवल पूरा है कि नहीं, स्पार्क प्लग में गैप प्रॉपर है कि नहीं, ऑयल सील लीकेजेस में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जहां पैड्स वगैरह लगे वो सब लगे हैं कि नहीं, बहुत सारी लंबी चेकलिस्ट होती है। तो एक इंजन असेंबली में अगर हमें चेक करने को कहा जाए, तो हमसे ये कहा जाए तो हम उसको बताएंगे कि एक इंजन में साहब ये इसमें 8 खराबी मिली, इस इंजन असेंबली में हमको करने में 2 डिफेक्ट मिले, इसमें 3 डिफेक्ट मिले, लाइक दिस। तो ऐसी प्रॉपर्टीज का अगर हमें कंट्रोल चार्ट्स बनाने को कहा जाए तो इसको हम लाएंगे सी चार्ट में। दूसरा हम इस आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द असाइनेबल कॉजेस एंड व्हाट आर द चांस कॉजेस। असाइनेबल कॉजेस उन कॉजेस को कहते हैं जिनको हम असाइन कर सकते हैं, जिनको हम समय के साथ रेक्टिफाई कर सकते हैं, जिनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन चांस कॉजेस वो कॉजेस होते हैं जो किसी भी प्रोसेस की इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिनको आसानी से कंट्रोल करना आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और इसके साथ आज के लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, प्रोसेस कैपेबिलिटी। सो लेट अस बिगिन विद द our first topic of the day, it is the P chart. So P chart की डिफिनीशन देखते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है P chart के बारे में। P charts are used to measure the proportion that is defective in a sample. एक साहब ने 100 पीस का सैंपल लिया, 100 पीस के सैंपल में 12 पीस खराब निकले। ओके, कितने परसेंट हो गए साहब? 12%। एक हमने अगले दिन फिर एक 100 पीस का सैंपल लिया, 8 पीस खराब निकले, कितने परसेंट हुआ? फ्रैक्शन डिफेक्टिव 0.08, परसेंटेज 8। अगर हर दिन हम इस प्रक्रिया को दोहराएं और हर दिन इस प्रक्रिया को दोहराते दोहराते हर दिन हम 100 पीस का लॉट लें और हर दिन 100 पीस के लॉट पे किसी दिन 2 पीस, किसी दिन 8, किसी दिन 12, किसी दिन 19, किसी दिन 13, तो दिस नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स अपॉन सैंपल साइज इज नोन एज द फ्रैक्शन डिफेक्टिव। उसको हम डिफेक्टिव का फ्रैक्शन कहेंगे, उसको आप परसेंटेज में भी डिनोट कर सकते हैं। तो अगर इस चीज का हमें कंट्रोल चार्ट बनाना हो तो इसको हम कहेंगे पी चार्ट से हम इसको शो कर सकते हैं। एवरेज ऑफ प्रपोर्शन डिफेक्टिव्स ऑफ सैंपल इज टेकन एज द सेंटर लाइन ऑफ द पी चार्ट एंड नोन एज सैंपल प्रपोर्शन डिफेक्टिव। मान लीजिए हमने 10 दिन तक एक प्रक्रिया करी, हर दिन 200 पीस का सैंपल उठाया। किसी दिन 200 पीस के सैंपल में 18 पीस खराब आए, किसी दिन 22 पीस खराब आए, किसी दिन 6 ही पीस खराब आए, किसी दिन 2 पीस खराब आए, किसी दिन 9 पीस खराब आए।
तो हर दिन का हमने परसेंटेज निकालते चले गए और उन सब का जो एवरेज हो जाएगा, उस एवरेज का 10 दिन के बाद टोटल इंस्पेक्टेड पीस, तो अगर 100 पीस का लॉट है तो 1000 पीस, 200 पीस का लॉट है तो 2000 पीस हमने चेक किए, और हर दिन कितने डिफेक्टिव मिलते चले गए उनका योग को अगर टोटल इंस्पेक्टेड पीस से भाग दे देंगे तो ये हमको एवरेज परसेंटेज डिफेक्टिव, एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्टिव आ जाएगा, एंड दिस इज डिनोटेड बाय पी। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि कंट्रोल चार्ट्स में कंट्रोल लिमिट्स होती हैं, अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट। सो इसमें भी पी चार्ट में भी अपर कंट्रोल और लोअर कंट्रोल होती है। सो लेट अस सी द लोअर कंट्रोल लिमिट ऑफ द पी चार्ट। लोअर कंट्रोल लिमिट is here given by P minus Z into sigma P। यहां पे जो P है ये वही P है कि हर दिन 10 दिन चेक करने के बाद हमने कितने पीस चेक किए वो नीचे आ जाएगा, हर 10 दिन में चेक करने में कितने पीस खराब मिले वो ऊपर आ जाएगा, और ये जो औसत आएगा इसको तो यहां पर हमने P कह दिया, जिसकी बात यहां पर ऑलरेडी हम कर चुके हैं। Z देखिए क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल। आप लोगों को मैंने Z वैल्यू के बारे में बताया, आप लोगों को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में बताया। Z वैल्यू और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जो एक्स एक्सिस पे होता था, याद करिए वहां पर हम लोग ने स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा को डिफाइन किया था। वहां सिग्मा में अगर 99.7% पीसेस कंट्रोल लिमिट के भीतर हैं, 6 सिग्मा के भीतर हैं, अगर वो 6 सिग्मा के भीतर आ रहे हैं तो हम कहते हैं साहब हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल का हमारा प्रोसेस का जो वेरिएशन है वो +-3 सिग्मा में है, अर्थात 6 सिग्मा के भीतर आ जाता है। तो प्लस में 3 सिग्मा, माइनस में 3 सिग्मा, टोटल मिला के 6 सिग्मा। तो अगर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 3 सिग्मा में आता है तो प्लस और माइनस 3 सिग्मा, तो हम Z की वैल्यू को यहां पर 3 लेने वाले हैं फॉर कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ 99.3%। ध्यान रखिएगा, नॉर्मली मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में कॉन्फिडेंस लेवल 99.7% माना जाता है, जिसमें Z की वैल्यू यानी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा होती है। सो वी शैल टेक हियर द कॉन्फिडेंस लेवल एज Z इज इक्वल टू 3। बाकी सिग्मा पी क्या है? सिग्मा पी यहां देखिए लिखा हुआ है, इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एवरेज proportion defective and n is the sample size। so n क्या है? sample size। और ये देखिए जो पीस हमको हर दिन के सैंपल में खराब मिलते जा रहे हैं ये उनका एक स्टैंडर्ड डेविएशन है। दिस इज अ यूनिक फार्मूला एंड यू मस्ट लर्न इट। सिग्मा पी इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द परसेंटेज डिफेक्टिव। हर दिन आप 200 पीस चेक कर रहे हैं, हर दिन पीस कुछ खराब मिल रहे हैं, तो उनका जो एक स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा उसे हम यहां सिग्मा पी से डिनोट करेंगे, एंड दिस इज कैलकुलेटेड एज अंडर रूट ऑफ पी विद इन ब्रैकेट 1 माइनस पी एंड अपॉन एन, और एन क्या है? सैंपल साइज। सो दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दिस पी चार्ट। लोअर कंट्रोल लिमिट P minus Z into sigma P, upper control limit P plus Z into sigma P। Sigma P, which is at a standard deviation of the fraction defective, is root P within a bracket 1 minus P upon sample size n। Z की वैल्यू बच्चों आप लोगों को 3 लेनी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल हमारा नॉर्मली इंडस्ट्रीज में 6 सिग्मा चलता है, और 6 सिग्मा का मतलब +-3 सिग्मा। सो हम Z की वैल्यू यहां पर फॉर द 99.7% कॉन्फिडेंस लेवल Z की वैल्यू यहां पर 3 लेंगे। नाउ ये है देखिए आपका ये पी चार्ट आपको कैसा दिखाई पड़ता है? लेट अस सी, दिस इज अ पी चार्ट। ये रही इसकी सेंटर लाइन। सो दिस इज द सेंटर लाइन जो यहाँ पे पर्पल कलर में है। लोअर लिमिट, जो लोअर कंट्रोल लिमिट है P माइनस Z इंटू सिग्मा P, ये रेड कलर से यहां पे दिखाई गई है। दिस इज द लोअर कंट्रोल लिमिट। अपर कंट्रोल लिमिट ग्रीन कलर से दिखाई गई है, अपर कंट्रोल लिमिट। दिस इज P प्लस Z इंटू सिग्मा P, जो फार्मूला हम लोग ने देखा था। एंड दिस इज द, ये है वो ग्राफ, ये ब्लू कलर में जो आप ग्राफ देख रहे हैं, दिस इज द प्रोपोर्शन डिफेक्टिव ग्राफ फॉर द P टाइप चार्ट। इसमें हमको ये पता लग रहा है कि जितने भी हमारे पास डिफेक्ट्स आए हैं वो सारे के सारे डिफेक्ट हमारे अपर कंट्रोल लिमिट ये
और लोअर कंट्रोल लिमिट के भीतर है। सो द प्रोसेस वेरिएशन इज वेल विद इन द अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट। तो अगर हमारा प्रोसेस लिमिट्स के भीतर है, सो वी कैन से कि हमारे प्रोसेस में जो वेरिएशन है वो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल्स के भीतर है। सो दीज आर एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर कोई हमारा प्रोसेस का वेरिएशन परसेंटेज डिफेक्टिव लिमिट से बाहर जा रहा होता तो ये बच्चों हमारे लिए चिंता की बात हो सकती थी। सो लेट अस सी द नेक्स्ट वन। ये रही इसकी कैलकुलेशन का पार्ट। तो आप देख सकते हैं कि सब ग्रुप, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, प्रोपोर्शन डिफेक्टिव, और ये कैलकुलेशन करके आ गया है। तो अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। एक्चुअल में ग्राफ कैसे बनता है, लेट अस सी। हम इसका ग्राफ बनाने चलते हैं। सो नाउ दिस इज आवर एक्सेल फाइल, और आप देख सकते हैं कि यहां पर आपने पिछली बार एक्स चार्ट और आर चार्ट पढ़ लिया था, और आज हम यहां पर पी चार्ट पढ़ने वाले हैं। सो ये देखिए सब ग्रुप का साइज है। सब ग्रुप का साइज हमने 200 लिया हुआ है। एंड यहां पे देखेंगे नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स कि हर दिन कितने डिफेक्ट्स आ रहे हैं। तो यू कैन सी कि 200 पीस के हमारे सब ग्रुप के साइज हैं। 30 दिन हमने चेक किए हैं 200 पीस, और किसी दिन 19 पीस, 17 पीस, अगले दिन 28 पीस खराब निकले, फिर 25, फिर 24, फिर 19, फिर 31 एंड सो ऑन। फिर हमने क्या किया कि हर दिन का हमने प्रोपोर्शन डिफेक्टिव निकाला। क्या होता है प्रोपोर्शन डिफेक्टिव, ध्यान से देखेंगे। 19/200, 19/200, ये वैल्यू यहां पर आ गई। कैसे आ गई, यहां पे ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको बताया था मैथमेटिकल फॉर्मूले के लिए C2, यहां के कोऑर्डिनेट है C2, देख सकते हैं C2 अपॉन B2, ये कोऑर्डिनेट है B2। तो यहां पे हमने रखा C2 अपॉन B2, ये वैल्यू आ गई। आप कहेंगे सर ये तो 19/200.1 तो नहीं आएगा। हमने डेसिमल के 2 प्लेस तक ली है। अगर वैल्यू हम डेसिमल की प्लेस की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आप यहां देखेंगे ये वैल्यू आगे चेंज हो जाएगी। देखिए 0.095 आ गई। वी हैव रेस्ट्रिक्टेड द वैल्यूज विद इन द सेकंड प्लेस ऑफ द डेसिमल। तो यहां पे आप एक्सेल में कर सकते हैं, इसलिए उसने राउंड ऑफ करके 0.095 को 1 ले लिया है। ये फार्मूला जो है फिर अगले सेल में देखेंगे C3/B3, C4/B4, तो ये फार्मूला आ जाएगा। फार्मूला हमने पूरा उठा कॉपी कर लिया। सो दीज वैल्यूज आर, ये हर दिन के प्रोपोर्शन डिफेक्टिव्स आते जा रहे हैं। हर दिन के प्रोपोर्शन डिफेक्टिव्स हमारे पास आ गए, और ये सारी वैल्यूज का हमने यहां पर एवरेज ले लिया। देखेंगे हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 9 में। एवरेज कहां से कहां तक, D2 से D31। तो ये लास्ट वाली वैल्यू तो देखिए D31 है, और D2 देखिए कौन सी है, ये वाली है। D2 से लेकर D31, और ये इन सब का एवरेज आ गया। दिस एवरेज इज डिनोटेड बाय P बार। इसको बच्चों हम लोग P बार कहेंगे। ये वैल्यू हमारे लिए P बार हो गई, और इसी P बार का हम लोग इस्तेमाल यहां पर करने वाले हैं। हमने कॉन्फिडेंस लेवल Z की वैल्यू 3 मानी हुई है फॉर द 99.7% कॉन्फिडेंस लेवल, और ये रहा हमारा सिग्मा P का फार्मूला। नाउ LCL, लोअर कंट्रोल लिमिट, P माइनस Z इंटू सिग्मा P। अब सिग्मा P कैसे निकला गया ये देखेंगे सब लोग। सिग्मा P फार्मूला यहां पे लिखा हुआ है, दिस इज √P 1 - P/n। P की वैल्यू कहां से आई, अब देखिए स्क्वायर रूट का भी फार्मूला होता है एक्सेल में, इक्वल टू SQRT। आप सभी लोग नोट कर लीजिए कि अगर आपको एक्सेल में स्क्वायर रूट निकालना है तो आप लिखेंगे इक्वल टू SQRT। तो उसके बाद जो भी नंबर आप लिखेंगे उसका स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा। स्क्वायर रूट ब्रैकेट स्टार्ट, हमने P की वैल्यू यहां से कॉपी कर ली। ये 0.1 आया था, हमने P की वैल्यू कॉपी कर ली है। ये आ गया 0.1, ब्रैकेट में 1 - 0.1, ब्रैकेट क्लोज्ड, डिवाइडेड बाय n। एंड व्हाट इज n, द n इज द ग्रुप का जो साइज है। 200 पीस का हमने जो सैंपल लिया था वो यहां पर वैल्यू n आ जाएगी, एंड दिस होल वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.021। ये वैल्यू पूरे में कॉपी हो जाएगी, हर जगह पर ये वैल्यू कॉपी हो जाएगी, क्योंकि P बच्चों सबके लिए सेम है, N यहां पे सबके लिए सेम है। अब आते हैं लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए।
लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए जेड पी की वैल्यू सेम वैल्यू इस्तेमाल हो जाएगी 0.1 माइनस, देखिए माइनस लग गया है, जेड की वैल्यू 3 इंटू सिग्मा पी। सिग्मा पी कौन सा, ये वाला वैल्यू देखिए, और ये वाली वैल्यू कौन सी है सिग्मा पी की, 0.021 की लोकेशन है H2। तो यहां पे देखिए हमने रखा 0 इक्वल टू 0.1 पी माइनस 3 विच इज जेड इंटू सिग्मा पी, और सिग्मा पी का मतलब एच की वैल्यू 2 वाली, एच की वैल्यू 2 यहां पर आ गई। उसके बाद ये फार्मूला हमने रखा, ये फार्मूला हम हर जगह कॉपी कर देंगे, सेम वैल्यू हमें कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू आ जाएगी। नाउ वी कम टू द सिमिलरली अपर कंट्रोल लिमिट, कोई ज्यादा चेंज नहीं करना है, लोअर कंट्रोल लिमिट आप निकाल चुके हैं, केवल उसके नेगेटिव साइन को यहां पर आपने पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए हमने नेगेटिव साइन को यहां पर, ये नेगेटिव था, बाकी पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये वैल्यू हमारी 0.164 आ गई, और यही वैल्यू हर जगह पर कॉपी हो जाएगी। तो लोअर कंट्रोल लिमिट आ गया, अपर कंट्रोल लिमिट आ गया, ये सेंट्रल लाइन क्या है कंट्रोल लिमिट की, तो दिस इज द सेंट्रल लाइन, एंड सेंट्रल लाइन इज नथिंग बट योर पी बार इज द सेंट्रल लाइन ऑफ द पी चार्ट। सो अब हम बनाना सीख लेते हैं। सो हमारे पास ये प्रोपोर्शंस डिफेक्टिव हैं, कंट्रोल लिमिट है, इन सब का हमने ग्राफ बना लिया। तो ये हमने इनको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके चले गए, और इनका हमने लाइन चार्ट बनाना है। इंसर्ट में गए, रिकमेंडेड चार्ट्स में गए, ऑल चार्ट्स में गए, और लाइन ग्राफ में आ गए, एंड दिस इज द ग्राफ जिसे आप बनाना चाह रहे थे। सो दिस इज द पी चार्ट। आप यहां पर अब पी चार्ट लिख सकते हैं, पी चार्ट, पी चार्ट, ये पी चार्ट हो गया। अब आप लेवल्स दिखाना चाहते हैं तो यहां पर आप लेवल्स दिखा दीजिए, आपको मैंने बता रखा है कैसे लेवल आप दिखाएंगे। तो इस ब्लू वाले पे कर देंगे, तो ब्लू वाले पे करने के बाद आप यहां पर ऐड डाटा लेवल, ऐड डाटा लेवल, तो ये वैल्यूज यहां पर आ जाएंगी, और जो भी वैल्यूज आप दिखाना चाहते हैं हर एक वैल्यू यहां पर आप दिखा सकते हैं। सो दिस इज योर कंट्रोल चार्ट, द पी टाइप कंट्रोल चार्ट, जो किसी सैंपल में डिफेक्ट्स के लिए बनाया जाता है। सो अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। नाउ दिस इज द कंट्रोल चार्ट फॉर पी चार्ट, इसके बाद आएंगे कंट्रोल चार्ट फॉर डिफेक्ट्स पर यूनिट, इसको हम सी चार्ट कहते हैं। ये कब बनाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि व्हीकल असेंबली, ये रहा व्हीकल असेंबली, इंजन असेंबली, ट्रैफिक लाइट वायलेशंस पर डे, हम एक दिन में देखें कि कितने लोग ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उसका हम चार्ट बना लें। सो इसको, इस तरह के डिफेक्ट्स को, इंजन असेंबली देखिए, लिखे इन केस ऑफ द इंजन असेंबली, इंजन की असेंबली हो रही है हर दिन में, मान लीजिए एक दिन में हम 1000 इंजन भेज देते हैं इंजन असेंबली करने के बाद, तो हर दिन में कितने इंजन खराब निकल रहे हैं। और एक इंजन को चेक करने पर, अब ध्यान से समझिएगा, हमने सैंपल में एक इंजन उठाया, एक इंजन की चेकलिस्ट हमारे पास है, उस चेकलिस्ट में 25 आइटम है, हमने चेक करना शुरू किया, ओके 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 ओके, एक नॉट ओके, ओके 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 ओके, नॉट ओके। तो एक इंजन को चेक करने पर 2 डिफेक्ट मिले। शाम की शिफ्ट में एक फिर हमने इंजन उठाया, एट रैंडम सैंपल उठाया, चेकलिस्ट से चेक किया उस इंजन में 7 डिफेक्ट हमको मिले। तो एक सैंपल इंजन उठाने पर कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स मिल रहे हैं, उनका हम ग्राफ जो बनाते हैं, उनको जब ग्राफ पे दिखाते हैं उसको बोलते हैं सी चार्ट। देयरफॉर द सी चार्ट इज यूज्ड टू मॉनिटर द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर यूनिट। एक यूनिट पर, एक इंजन पर, एक व्हीकल पर, एक कार पर, एक फैन पर, एक रेफ्रिजरेटर को चेक करने पर कितने डिफेक्ट्स मिल रहे हैं, उसके चार्ट को हम सी कंट्रोल चार्ट कहते हैं। अब इसमें जो मीन होगा ये इसकी सेंटर लाइन हो जाएगी, जैसे पी वाले केस में मीन था वो सेंटर लाइन हो गया थी, इसलिए सी चार्ट भी एक एट्रीब्यूट टाइप का चार्ट कहलाता है। इसकी लोअर कंट्रोल लिमिट हो जाएगी सी माइनस जेड इंटू अंडर रूट सी, अपर कंट्रोल लिमिट सी प्लस जेड इंटू अंडर रूट सी,
और सी क्या है, सी इज द मीन लाइन ऑफ द डिफेक्ट्स, जो मीन लाइन हमको मिलेगी, सेंटर मिलेगा। Z की वैल्यू P की तरीके से हम 3 लेंगे, क्योंकि हमारा 99.7% हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है, तो Z की वैल्यू हम लोग यहां पर भी 3 ले लेंगे। सो दिस द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द सी चार्ट। नाउ अब हम देखते हैं सी चार्ट दिखेगा कैसे। ये रहा, देखिए सी चार्ट। सी चार्ट में सारी वैल्यूज आ गई। ये इसका रहा लोअर कंट्रोल लिमिट, ये इसका रहा अपर कंट्रोल लिमिट, ये एक्चुअल में ग्राफ हो गया, एंड दिस इज द, it is not the it is the upper control limit, and this is center line of the C chart। और देखिए सारे लीजेंड आपने इस ग्राफ में राइट साइड में सारे लीजेंड्स आपने दिखाए गए हैं। और मैंने आपको लेक्चर नंबर 9 में पढ़ाते समय बताया था कि लीजेंड्स की आप पोजीशन ऊपर नीचे या राइट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे, वो लीजेंड्स जो होते हैं या तो नीचे मिलते हैं या फिर राइट साइड में दिखाए जाते हैं। और लेबलिंग आप जानते हैं किस तरीके से लेबलिंग को यहाँ पे करके दिखा सकते हैं। सो हम चलते हैं सी चार्ट को बनाना सीखते हैं। सी चार्ट, एक्सेल, नाउ इट इज द सी चार्ट। सी चार्ट में देखेंगे अलग अलग समय अंतराल पे, मान लीजिए एक शिफ्ट में एक पीस, अगली शिफ्ट, नेक्स्ट शिफ्ट, हर शिफ्ट में हम एक पीस चेक कर रहे हैं। और एक पीस चेक करने में पहले दिन एक पीस चेक किया, 27 पीस डिफेक्ट मिला। अगले दिन एक पीस चेक किया, 17 पीस डिफेक्ट मिला। अगले दिन चेक किया 21 पीस। हर दिन हमको नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन ए सिंगल पीस हमें इतने मिल रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हमको इतने मिल रहे हैं, तो फिर उसके बाद डिफेक्ट्स जो हैं, इन डिफेक्ट्स का हमने औसत निकाल लिया। ये देखिए आ गया औसत, दिस इज 17.73 पर पीस पर यूनिट। औसतन हमें एक पीस में 17.73 डिफेक्ट्स मिल रहे हैं। इसको ही बच्चों यहां पर हम सी बार कहेंगे। यही हमारा इस ग्राफ का एवरेज होगा, इसी को हम सी बार के रूप में मान लेंगे। नाउ द लोअर कंट्रोल लिमिट, तो यही वैल्यू देखिए हमें सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन पे हमने यही वैल्यू यहां पर कॉपी कर ली है। और ये वैल्यू हमारी किस लोकेशन पर है, इट इज B32। और देखिए ये वैल्यू हमने यहां पे लिख ली B32। ये डॉलर क्यों लगा के रखा गया है, डॉलर लगाने से हमारी ये वैल्यू जब कॉपी करेंगे तो आगे शिफ्ट नहीं होगी, ये वैल्यू वही वाली कॉपी रहेगी, स्टैटिक हो जाएगी, वो वैल्यू सब जगह पे कॉपी आ जाएगी। डॉलर नहीं लगाएंगे तो जो हमारा B32 था उसके नीचे की सारी वैल्यूज यहां पर कॉपी हो जाएंगी, जो कि 0 होगा। नाउ द लोअर कंट्रोल लिमिट C बार माइनस Z इंटू √C। तो देखिए C बार की वैल्यू कैसे आएगी, ये वाली वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू है, C2, हमने यहां पे C2 रख दिया, माइनस Z यानी कि 3 इंटू √C। तो अंडर रूट के लिए मैंने आपको बताया था SQRT। तो SQRT किसका, C का, C कहां पर है, C2। तो ये देखिए SQRT ब्रैकेट के अंदर C2, ये लोअर कंट्रोल लिमिट। और लोअर कंट्रोल लिमिट सबकी सेम आएगी, लेकिन जो अपर कंट्रोल लिमिट है, जैसा कि P में देखा तो वही काम यहां पे C में हो जाएगा कि अपर कंट्रोल लिमिट में केवल एक फर्क आएगा कि लोअर कंट्रोल लिमिट का माइनस यहां पर प्लस बन जाएगा। सो दिस इज द अपर कंट्रोल लिमिट, सारा कुछ सेम रहेगा, केवल यहां पे माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। एंड इट इज 30.37 इज द अपर कंट्रोल लिमिट, 5.1 इज द लोअर कंट्रोल लिमिट। और ये सारी लिमिट्स हमारे सामने आ गई। लेट अस प्लॉट द ग्राफ। कैसे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, सो सबसे पहले डिफेक्ट, फिर सेंटर लाइन, लोअर कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट। ग्राफ बनाने का तरीका, हमें 4 चीजों का ग्राफ बनाना है, डिफेक्ट्स, सेंटर लाइन, लोअर कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट। तो हमने सबको पहले सेलेक्ट कर लिया अलॉन्ग विद द हेडिंग, क्योंकि यही हमारे लीजेंड के रूप में सामने आएगा। और इसके बाद इसमें हम गए, यहां पर आए और इसको फिर हम गए इंसर्ट, इंसर्ट के बाद गए ग्राफ, ऑल चार्ट्स, लाइन, ओके, एंड दिस इज आवर सी चार्ट। ये रहा बच्चों हमारा सी चार्ट, दिस इज सी चार्ट। ये सी चार्ट हो गया। ये हमारे अपर कंट्रोल लिमिट, दिस इज अपर कंट्रोल लिमिट, दिस इज लोअर कंट्रोल लिमिट,
रेड वाली सेंटर लाइन आ गई, ये देखिए नीचे लीजेंड्स हैं यहाँ पर, और ये हमारे ग्राफ की लाइन आ गई। अगर आपको यहाँ पर ऐड डाटा दिखाना है कि क्या क्या वैल्यूज हैं, तो ऐड डाटा लेवल, सारी वैल्यूज हमारी यहाँ पे लिख गई, और हम देख रहे हैं कि हमारा जो ग्राफ है वेल विद इन द कंट्रोल लिमिट्स हैं, यानी जो डिफेक्ट्स हमारे आ रहे हैं वो स्टेटिस्टिकल कंट्रोल के भीतर नजर आ रहे हैं। विद इन द 99.7 कॉन्फिडेंस लेवल में सारे हमारे डिफेक्ट्स हैं। सो दिस इज अबाउट द सी चार्ट। बाकी और भी चार्ट्स होते हैं, यू चार्ट्स, एनपी चार्ट, और भी चार्ट्स होते हैं। सो दीज चार्ट्स आर नॉट इन योर सिलेबस, बट फॉर द सेक ऑफ एक्स्ट्रा नॉलेज आप इन ग्राफ को भी पढ़ सकते हैं। तो सी चार्ट हो गया, पी चार्ट हो गया, एक्स चार्ट और आर चार्ट आप पहले ही पढ़ चुके हैं। सो लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट वन। तो सी चार्ट, और सी चार्ट के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन आप अभी लेक्चर पे देख सके हैं। नाउ कॉजेस ऑफ वेरिएशन इन द क्वालिटी। हम लोग बार बार इतने समय से क्वालिटी कंट्रोल की बात कर रहे हैं कि क्या क्या खराबियां आती हैं मशीन शॉप में। लगातार पीस बन रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी, बहुत सारे एम हम लोग ने पढ़ रखे हैं। तो आखिर आज हम ये जानेंगे कि किसी मशीन पर जो उत्पादन हो रहा है उसके वेरिएशन के पीछे जो डायमेंशन में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, आखिर कारण है क्या। सो लेट अस सी, these are the variations. The variation in the quality is inevitable. Inevitable का मतलब होता है कि ये होगा ही होगा। क्वालिटी के वेरिएशन होंगे ही होंगे, इनको रोका नहीं जा सकता है। मशीन पे प्रोडक्शन लगातार हो रहा है, सो कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा, दैट कैन नॉट बी स्टॉप। उसको रोका नहीं सकता, उसको भी स्टॉप नहीं किया जा सकता, वो होगा ही होगा, इनएविटेबल। मेजरमेंट ऑफ द कंपोनेंट बाउंड टू वेरी, दो प्रोसेस इन कंट्रोल। ठीक है, हमारा एक प्रोसेस बहुत अच्छा है, हमारा प्रोसेस स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में है, सारी चीजें अच्छी हैं, फिर भी हमारे प्रोडक्शन में लगातार जो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा, और वो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए लिखा है बाउंड टू वेरी, वो परिवर्तन होगा ही होगा, एंड दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। तो फिर जो वेरिएशंस आ रहे हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों दो तरह के वेरिएशन होते हैं, चांस कॉज एंड असाइनेबल कॉज। कौन कौन से कॉजेस हो गए? नंबर 1 चांस कॉज एंड नंबर 2 असाइनेबल कॉज। अब हम पढ़ते हैं क्या क्या है। चांस कॉजेस आर नेचुरल एंड इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। बड़ी सिंपल सी बात, जो चांस कॉज है, चांस वाले जो कारण है, कारक है जिसके कारण साइज में वेरिएशन आ रहा है, वो किसी भी मशीन के, किसी भी प्रक्रिया के प्राकृतिक व्यवहार है जिसकी वजह से उस मशीन पर बनने वाले कंपोनेंट के साइज में वेरिएशन आएगा ही आएगा। वो उसकी आंतरिक गुण है जिसके कारण परिवर्तन आएगा। इसलिए इनको हम कहते हैं नेचुरल कॉजेस या इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। वो उसके आंतरिक गुण है, ये उसके स्वभाव में है, वो वेरिएशन आएंगे ही आएंगे। इस तरह के वेरिएशन को हम चांस कॉज कहते हैं। वेरिएशन ड्यू टू चांस कॉजेस फॉलो द स्टैटिस्टिकल लॉ। सारी मशीन हमने ठीक कर ली, फिर भी कुछ ना कुछ वेरिएशन आ रहा है, इसका मतलब ये चांस कॉज की वजह से है। और इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं बहुत कम मात्रा में होते हैं, और अधिकतर सांख्यिकीय नियमों के कैलकुलेशन के भीतर रहते हैं, वो सांख्यिकीय नियमों का पालन करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जरा दूसरा वाला देखिए, असाइनेबल कॉजेस मे बी वेरी फ्यू। लेकिन जो असाइनेबल कॉज हैं ये साहब संख्या में तो कम हो सकते हैं, लेकिन कैन बी आइडेंटिफाइड एंड एलिमिनेटेड। लेकिन इनको हम पकड़ भी सकते हैं और इनको खत्म भी कर सकते हैं, इनको समाप्त भी किया जा सकता है। तो चांस कॉज वो कारण है, जैसे कि किसी जगह पर कोई अनवांटेड पर्सन आ गया तो पकड़ में आ गया कि भाई यहाँ पे ये कैसे आ गए, इनको तो आना ही नहीं था, तो इनको पहचाना भी जा सकता है, इनको बाहर निकाला जा सकता है। ये हो गए असाइनेबल, मिस्टर असाइनेबल। चांस कॉज क्या है? जो लोग एक समूह के लोग हैं उसी में से एक कोई गड़बड़ कर रहा है, बीच बीच में शैतानी कर देता है, लेकिन उसको अलग तो नहीं किया जा सकता, या है तो रहेगा तो वो समूह का हिस्सा ही।
तो उसके कारण जो प्रोसेस में गड़बड़ियां हो रही हैं उसको हम कहेंगे चांस कॉज। तो चांस कॉज को स्वीकार ही करना पड़ेगा, लेकिन असाइनेबल कॉज को हम स्वीकारते नहीं हैं, उसको पहचाना भी जा सकता है और उसको दूर भी किया जा सकता है। सो लेट अस हैव द कंपैरिजन। आइए इन दोनों के बीच में तुलना कर लेते हैं कि चांस कॉज और असाइनेबल कॉज के बीच में क्या तुलना होती है। तो चांस कॉज का देखिए एक नाम और आया सामने हमारे, रैंडम कॉज। चांस कॉज आया रैंडम कॉज में मैनी इंडिविजुअल कॉजेस, इसमें बहुत सारे कारण चांस कॉजेस में आ सकते हैं। कुछ कच्चे माल में वेरिएशन हो, हल्का फुल्का मशीन का वेरिएशन हो, जो हमारा कटिंग टूल कटिंग कर रहा है वो धीरे धीरे घिसता जा रहा है, तो धीरे धीरे साइज में मान लीजिए आउटसाइड टर्निंग चल रही है, कटिंग टूल आपका धीरे धीरे वियर कर रहा है, तो क्या होगा, आउटसाइड जो डायमीटर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगेगा। इस तरह के वेरिएशन को हम चांस कॉज कहते हैं। लेकिन यहां पर असाइनेबल में जस्ट वन, केवल एक या बहुत थोड़े से होते हैं। तो चांस कॉज तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन असाइनेबल कॉजेस की संख्या कम होती है। चांस कॉज डेवलप माइन्यूट वेरिएशन। चांस कॉज या रैंडम कॉज की वजह से जो साइज में परिवर्तन आता है बहुत कम चेंजेस आते हैं, लेकिन असाइनेबल कॉज की वजह से जो साइज में परिवर्तन आता है बड़ा परिवर्तन भी आ सकता है। चांस कॉज का देखिए एग्जांपल क्या है, वेरिएशन इन रॉ मटेरियल, हल्का फुल्का रॉ मटेरियल में परिवर्तन आ गया। वेरिएशन इन मशीन, मशीन में भी कुछ वेरिएशन आ गया। वेरिएशन इन मेजरमेंट, मेजरमेंट के तरीके में थोड़ा सा चेंज आ गया। हम जो माइक्रोमीटर सुबह से इस्तेमाल कर रहे थे 2 महीने से बिना कैलिब्रेशन कराए हुए, वो माइक्रोमीटर के जॉस थोड़े घिस गए, वर्नियर कैलिपर के जॉस थोड़े घिस गए। जो गेज इस्तेमाल कर रहे थे स्नैप गेज, स्नैप गेज की जो कार्बाइड की टिप है थोड़ी सी घिस गई, अब थोड़ा थोड़ा उसमें परिवर्तन आना शुरू हो गया। अब मालूम पड़ा सब ओवर साइज वाला जॉब आगे जा रहा है। दीज आर द चांस कॉज। लेकिन यहां पे क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, फॉल्टी सेटिंग। सब ऑपरेटर आया, मशीन पे सेटिंग गड़बड़ कर दी, पूरी शिफ्ट का माल गड़बड़ आ गया, लेकिन गड़बड़ी पकड़ी जा सकती, आसानी से पकड़ी गई, ठीक भी कर लेगी, बाद में उसको ऑपरेटर को डांट डपट पड़ गई। सो दीज आर द फॉल्टी सेटिंग। न्यू ऑपरेटर, एक नया ऑपरेटर आ गया, उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी। न्यू बैच ऑफ द रॉ मटेरियल, जो हमारा रेगुलर केस में रॉ मटेरियल फोर्जिंग जहां से आ रही थी, अब एक नई कंपनी से हमने सस्ते के मारे रॉ मटेरियल मंगा लिया। नई कंपनी से फोर्जिंग आई, उसमें एक अलाइनमेंट गड़बड़ था, अब लीजिए पूरा का पूरा शिफ्ट। हो सकता है कि जब मामला पकड़ में आया हो तो उस कंपनी के अलावा दूसरी अच्छी वाली फोर्जिंग हमारे पास ना रही हो और 2-3 दिन के लिए लाइन बंद हो जाए। इसको कहते हैं असाइनेबल कॉजेस। चांस कॉज में फॉलोज द स्टैटिस्टिकल लॉ, ये जो इसमें चूंकि परिवर्तन बहुत कम कम होते हैं तो ये सांख्यिकीय नियमों का पालन करते हैं। इनमें जो परिवर्तन होते हैं बहुत ज्यादा, इनके कारण साइज में खराबी हो सकती है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, वेरिएशन बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इनके जो परिवर्तन होते हैं इसके कारण जो वेरिएशन आता है साइज में, वो सांख्यिकीय नियमों का पालन नहीं करते हैं। चांस कॉज को हम इलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ये बात मैंने बार बार बताई आपको कि चांस कॉज को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये समूह के अंदर रहने वाला ही प्राणी है और इसको आपने स्वीकार करना ही पड़ेगा, और इसको बस आप देखते सुनते रहिएगा। असाइनेबल कॉज आपके समूह का है नहीं, वो तो बाहर से आया हुआ घुसपैठी है, इसको तो पकड़ो और दूर भगाओ। ये असाइनेबल कॉज है। इनको हम पकड़ भी सकते हैं, पहचान भी सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई मतलब पहचान भी सकते हैं, और एलिमिनेट का मतलब इसको हम दूर भी कर सकते हैं। सो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्वालिटी में जो वेरिएशंस आते हैं उनके 2 कारण, चांस कॉज, असाइनेबल कॉज। चांस कॉज को आइडेंटिफाई करना, आसानी से दूर करना मुश्किल है, क्योंकि वो किसी भी प्रक्रिया की प्रक्रिया के स्वाभाविक गुण हैं जिसके कारण साइज में वेरिएशन आता है। असाइनेबल कॉजेस प्रक्रिया के स्वाभाविक गुण नहीं है, वो किसी बाहरी कारण के कारण, वो बाहरी कारण हमारी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है जिसके कारण साइज में वेरिएशंस आ रहे हैं, तो उनको पकड़ना आसान है। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ कॉजेस। इंटरव्यू के दौरान इन पे डिस्कशंस होता है, देयरफॉर यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर अबाउट दीज 2 टाइप्स ऑफ द वेरिएशंस। एक हम आज और पढ़ेंगे, प्रोसेस कैपेबिलिटी। हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल नियम पढ़े, सारी बातें पढ़नी। ये प्रोसेस कैपेबिलिटी है क्या? नाम से है, एक प्रोसेस चल रहा है, मशीन पर उत्पादन हो रहा है, प्रक्रिया चल रही है। कैपेबिलिटी
प्रक्रिया के अंदर कितनी क्षमता है कि वो माल अच्छी गुणवत्ता का माल बनावे। दिस इज अ प्रोसेस कैपेबिलिटी। इसका एक मानक होता है, इसका एक मान होता है, और यदि वह मान मानक से अच्छा है तो इसका मतलब प्रोसेस इज कैपेबल। वह मान मानक से कम है तो हम कहेंगे प्रोसेस जो है वो सक्षम नहीं है। प्रोसेस इज नॉट कैपेबल, प्रक्रिया सक्षम नहीं है, तो प्रक्रिया को सक्षम बनाने के उपाय किए जाते हैं। सो प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या है? प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स एक वैल्यू मिलेगी अभी हमको, यूजेस प्रोसेस वेरिएबिलिटी एंड प्रोसेस स्पेसिफिकेशन टू डिटरमाइन वेदर द प्रोसेस इज कैपेबल। देखिए यहां पे दो बातें आ गई। पहले हम इसको समझते हैं प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। प्रोसेस स्पेसिफिकेशन का मतलब टॉलरेंस। क्या मतलब इसका? टॉलरेंस। आप लोगों ने पढ़ा होगा टॉलरेंस। टॉलरेंस टॉलरेंस क्या होती है? सपोज करिए आपने एक शाफ्ट बनाई 20 प्लस 0.1 माइनस 0.05, तो 20 इज द बेसिक साइज, प्लस 0.1 20.1 माइनस 0.05 19.95। तो अपर लिमिट हो गई 20.1, लोअर लिमिट हो गई 19.05, दोनों को माइनस कर देते हैं तो स्पेसिफिकेशन में अंतर कितना आया? 0.15। सो 0.15 इज द टोटल टॉलरेंस। इसको हम कहते हैं प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। तो ये प्रोसेस वेरिएबिलिटी क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द अपर कंट्रोल लिमिट माइनस लोअर कंट्रोल लिमिट। वेरी सिंपल। एक्स बार चार्ट, अब यहां पर आपको एक्स बार चार्ट रेफर करना पड़ेगा। याद करिए एक्स बार चार्ट हमने किसी भी साइज के मीन के लिए डेवलप किया था, जिसमें याद करिए 5-5 का हमने सब ग्रुप लिया था। तो वहां पर जो आपने अपर कंट्रोल लिमिट पढ़ी, वहां पर जो आपने लोअर कंट्रोल लिमिट पढ़ी, उन दोनों का जो अंतर है उसको कहते हैं प्रोसेस वेरिएबिलिटी। ओके। प्रोसेस कैपेबिलिटी compares output of in control process to the specification limit by using capability index। तो कैपेबिलिटी का इंडेक्स निकालने के लिए हम स्पेसिफिकेशन लिमिट और प्रोसेस जो हमारा सांख्यिकीय गुण नियंत्रण के भीतर है उसकी जो वेरिएबिलिटी है, यानी अपर कंट्रोल लिमिट लोअर कंट्रोल लिमिट का अंतर, उनको हम इस्तेमाल कर लेते हैं यहां पर। तो विच इज नोन एज द दिस प्रोसेस कैपेबिलिटी। नाउ द प्रोसेस, अब इसकी एक हम डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है इसकी? रेशियो ऑफ प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट एंड लोअर स्पेसिफिकेशन, यानी टॉलरेंस वाली जो बात हम लोग कर रहे थे, टू प्रोसेस वेरिएशन। और प्रोसेस वेरिएशन क्या है? डिफरेंस बिटवीन द अपर कंट्रोल लिमिट एंड द लोअर कंट्रोल लिमिट इज नोन एज द प्रोसेस वेरिएशन, जिसको हम यहां पर 6 सिग्मा भी जानते हैं। एंड दिस वेरिएशन इज नोन एज द प्रोसेस कैपेबिलिटी। इसको यहां पर हम प्रोसेस कैपेबिलिटी कहते हैं। सो लेट अस सी आगे क्या है। अच्छा, आगे इसमें देखिए ग्राफ है। अब देखिए पहला ग्राफ देखते हैं। प्रोसेस वेरिएबिलिटी मैचेस द स्पेसिफिकेशन, यानी हमारी जो अपर कंट्रोल लिमिट है और लोअर कंट्रोल लिमिट, वो अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट दोनों कॉन्साइड कर गए। यानी कि ये हुआ कि यूएसएल माइनस एलएसएल और नीचे जो 6 सिग्मा की वैल्यू है यूसीएल माइनस एलसीएल, इन दोनों की वैल्यू समान है, इन दोनों का अंतर समान है। तो प्रोसेस कैपेबिलिटी को सीपी से डिनोट करते हैं और यहां सीपी की वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर सीपी की वैल्यू 1 है तो हम कहेंगे प्रोसेस इज बेयरली कैपेबल। प्रोसेस बस कैपेबल है और ये किसी भी समय अपनी सीमा से बाहर जा सकता है। तो ये कभी भी हमको यहां पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए। इसको देखते हैं। बीच वाला जो ग्राफ है, प्रोसेस वेरिएबिलिटी वेल विद इन द स्पेसिफिकेशन। प्रोसेस वेरिएबिलिटी ये देखिए है अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट, ये है लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट।
लेकिन जो हमारे सिक्स सिग्मा की वैल्यूज हैं, सिक्स सिग्मा की वैल्यू अंतर छोटा है, यूसीएल एलसीएल का डिफरेंस कम है, जबकि एलएसएल और यूएसएल और एलएसएल का डिफरेंस बड़ा है, यानी टॉलरेंस ज्यादा है, वेरिएशंस उससे बहुत कम है. सो इन दिस केस सीपी द प्रोसेस कैपेबिलिटी इज मोर देन 1, और अगर प्रोसेस कैपेबिलिटी 1.33 से अधिक आती है तो ये एक डिजायरेबल स्टेट है. यही हम अपने प्रक्रिया, अपने प्रोसेस में चाहते हैं कि हमारी जॉब, मशीन पे जॉब ऐसा बने कि उस मशीन की प्रोसेस कैपेबिलिटी 1.33 से अधिक आए. एक और देखते हैं. लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट यहां आ गया एलएसएल, अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट यहां आ गया, जबकि सिक्स सिग्मा का वेरिएशन यहां पे दिखाई पड़ेगा. ये देखिए, ये हमारा वेरिएशन आएगा सिक्स सिग्मा वाला, और जो एक्चुअल माल बन रहा है वो यहां से लेकर यहां तक के वेरिएशन में है, और जबकि डिजाइन हमारी ड्राइंग कह रही है कि टॉलरेंस केवल इतनी आपकी है, टॉलरेंस केवल इतनी है, और जो आपका माल बन रहा है मशीन पे इतना बन रहा है, यानी प्रोसेस कैपेबिलिटी इज लेस देन 1. और अगर प्रोसेस कैपेबिलिटी लेस देन 1 है, प्रोसेस वेरिएबिलिटी एक्सीड्स द स्पेसिफिकेशन, प्रोसेस पे जो वेरिएशन है वो स्पेसिफिकेशन से अधिक है, यानी प्रोसेस कैपेबिलिटी की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, और ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है. आप रिजेक्शन जनरेट कर रहे हैं, एंड मशीन शुड इमीडिएटली बी स्टॉप्ड, एंड द रीजन फॉर द पुअर प्रोसेस कैपेबिलिटी शुड बी लुक्ड फॉर. और हमको तुरंत मशीन के देखना चाहिए कहां पे गड़बड़ हो रही है, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रोसेस कैपेबिलिटी के वैल्यू कम से कम 1.33 होना चाहिए. फिर भी फॉर द सेफर साइड, इफ इट इज नियरली 1.5 और इवन मोर, इट इज ऑलवेज बी डिजायर्ड, एंड इस तरह का प्रयास हमको हमेशा करना चाहिए. सो इस लेक्चर में आपने कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स, पी चार्ट और सी चार्ट पढ़े, और आपने यहाँ पे प्रोसेस कैपेबिलिटी, और इसके साथ साथ आपने पढ़ा असाइनेबल कॉजेस और चांस कॉजेस. सो आई थिंक आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, और अब इसमें एक लेक्चर बचा हुआ है जिसमें हम ISO 9000 और ISO 14000 में बात करेंगे. टिल देन, थैंक यू वेरी मच.